हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमने कंप्यूटर की एमसीक्यू सीरीज़ स्टार्ट की है, जिसका लेक्चर 1 हमने कल कंप्लीट करवा दिया था और आज हम लेक्चर 2 कंप्लीट करवाएंगे, जिसमें जो मल्टीटास्किंग ऑफिसर का एग्ज़ाम है और जो एमपीएसआई का एग्ज़ाम है, तो उसमें जितने भी कंप्यूटर से रिलेटेड एमसीक्यू बनेंगे वो सारे ही हम मतलब आपको जो सीरीज़ के माध्यम से कवर करवा देंगे। और उसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ एमसीक्यू है, उसमें एमसीक्यू भी हैं, प्लस पीवाईक्यू भी हैं और प्लस थोड़ी सी हम लोग उसमें साथ साथ थ्योरी भी बताते जाएंगे, जिससे आपका सारा इसी लेक्चर से कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो जो आज हम मतलब क्वेश्चन करवा रहे हैं तो वो मतलब ऑल एग्ज़ाम पर्पज़ से महत्वपूर्ण होने वाले हैं, चाहे वह यूपीएससी का एग्ज़ाम हो गया, एमपीएसआई का एग्ज़ाम हो गया, एसएससी का एग्ज़ाम हो गया, रेलवे का एग्ज़ाम हो गया, बैंकिंग हो गया, एमपीपीएससी ले लो, स्टेट पीएससी हो गया, ईएसबी के मतलब कोई भी एग्ज़ाम ले लो, सारे एग्ज़ाम में कंप्यूटर के जो हम क्वेश्चन करवा रहे हैं वो आपके आने ही आने हैं, है ना। तो आपको कहीं और से करने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। तो मुख्य रूप से हम लोग इसको लेकर चल रहे हैं कि जो मल्टीटास्किंग ऑफिसर के एग्ज़ाम होने वाले हैं और जो एमपीएसआई का एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसके लिए महत्वपूर्ण है ना। तो आज हम जो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का पोर्शन है वो करवा रहे हैं, तो जिसका लेक्चर 1 हमने अपलोड कर दिया है। जिसने भी अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके देख लेना, और उसका लेक्चर 2 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। और सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी जो क्लास की पीडीएफ होती है वो टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी जाती है, और जो भी स्टूडेंट हमारे टेलीग्राम चैनल से अभी तक नहीं जुड़ा है तो उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, तो वहाँ से आप ऐड हो जाना और पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। तो चलिए देखते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न। तो फ्रेंड्स, कल की वीडियो में हमने 30 क्वेश्चन करवा दिए थे, तो आज हम उसके आगे के क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, कौन सी तकनीक के आने से कंप्यूटरों की गति और विश्वसनीयता में सबसे ज़्यादा सुधार हुआ। ऑप्शन पहला है वैक्यूम ट्यूब, दूसरा ऑप्शन है ट्रांजिस्टर, तीसरा ऑप्शन है आईसी एंड लास्ट ऑप्शन है माइक्रो प्रोसेसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्या पूछा कि ऐसी कौन सी तकनीक के आने से जो कंप्यूटरों की गति होती है और उसका जो विश्वसनीयता होता है उसमें सबसे ज़्यादा सुधार हुआ। तो इसका आंसर बताइए क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा माइक्रो प्रोसेसर। क्या होगा, माइक्रो प्रोसेसर, है ना। तो माइक्रो प्रोसेसर एक चिप होती है, तो जो माइक्रो प्रोसेसर चिप होती है तो उसमें जो सीपीयू होता है, सब पूरे सीपीयू को एक ही चिप में समाहित करता है वो। आपको ये चीज़ याद रखनी है। और इसमें ये भी याद रखना है कि मतलब जो इससे प्रोसेसिंग गति होती है, तो माइक्रो प्रोसेसर से जो प्रोसेसिंग गति है वो तेज़ हुई है ना, और विश्वसनीयता में बहुत सुधार हुआ है। और जो माइक्रो प्रोसेसर है इसका उपयोग कौन सी पीढ़ी में हुआ था, अपन पहले ही देख चुके हैं, चौथी पीढ़ी में शुरू हुआ। तो आपको ये भी याद रखना होगा, है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर कृत्रिम बुद्धिमत्ता का एक उदाहरण है। ऑप्शन पहला है एनिएक, दूसरा ऑप्शन है वॉटसन, तीसरा ऑप्शन है यूनिवैक एंड लास्ट ऑप्शन है IBM 1401। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, वॉटसन। क्या होगा इसका आंसर, वॉटसन। तो देखो, जो IBM का वॉटसन AI है, सॉरी, जो IBM है वो वॉटसन का AI आधारित सुपर कंप्यूटर है ना। और इसे प्राकृतिक भाषा समझने और क्विज जैसे कार्यों को हल करने के लिए विकसित किया गया है। और ये कौन सी पीढ़ी का उदाहरण है, तो ये 5वीं पीढ़ी तकनीक का उदाहरण माना जाता है। तो आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस पीढ़ी के कंप्यूटर यूजर फ्रेंडली माने जाते हैं। ऑप्शन पहला है पहली पीढ़ी, दूसरा ऑप्शन है दूसरी पीढ़ी, तीसरा ऑप्शन है तीसरी पीढ़ी एंड लास्ट ऑप्शन है चौथी पीढ़ी। तो क्या पूछा गया है कि किस पीढ़ी के कंप्यूटर को यूजर फ्रेंडली माना जाता है, बताइए।
इसका आंसर क्या होगा? जो चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर होते थे तो उन कंप्यूटरों को यूज़र फ्रेंडली कंप्यूटर माना जाता है ना। तो अपन को इसमें याद रखना है कि जो चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर होते हैं वो कैसे होते हैं। पहली बात तो इसमें ये याद रखनी है कि ये बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, है ना। छोटे होंगे तो भी अपने के लिए लाभदायक ही है ना, क्योंकि जो छोटे होंगे तो उसको रखने के लिए भी कम जगह की आवश्यकता होगी, है ना। दूसरा क्या है? सस्ते हो गए, छोटे हो गया, सस्ता हो गया। और ये किस पे आधारित है? तो यह माइक्रो प्रोसेसर पर आधारित है। कैसे होते हैं? माइक्रो प्रोसेसर आधारित कंप्यूटर होते हैं, है ना। और जो तो अपन का देखो, छोटा हो गया, सस्ता हो गया, है ना। तो जो छोटे होते हैं और सस्ते होते हैं तो वो जो आम उपयोगकर्ता होते हैं, जैसे कि छोटे छोटे कामों के लिए जो उपयोग करते हैं तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोग माने गए हैं, है ना। तो आपको ये भी याद रखना है। और इसमें जो GUI कीबोर्ड होता है वो माउस आदि का उपयोग हुआ है उसमें, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस पीढ़ी में मशीनी भाषा की जगह उच्च स्तरीय भाषाओं का अधिक प्रयोग होने लगा? ऑप्शन पहला है पहली पीढ़ी, दूसरा ऑप्शन है दूसरी पीढ़ी, तीसरा ऑप्शन है तीसरी पीढ़ी एंड लास्ट ऑप्शन है चौथी पीढ़ी। तो बताइए कि हाई लेवल लैंग्वेज का कौन सी पीढ़ी में अधिक प्रयोग होने लगा? तो तीसरी पीढ़ी में, है ना। जो तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर होते थे तो उनमें कौन सी मतलब भाषा का प्रयोग होता था? हाई लेवल लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता था। तो हाई लेवल लैंग्वेज कौन कौन सी होती हैं? जैसे बेसिक हो गया, है ना। दूसरा कौन सा है? पास्कल हो गया। तीसरी कौन सी है? सी लैंग्वेज। तो ये जो तीनों लैंग्वेज हैं कैसी हैं? हाई लेवल लैंग्वेज हैं, है ना। तो जो बेसिक हो गया, पास्कल हो गया और सी लैंग्वेज है तो वो कौन सी पीढ़ी में प्रयोग किया जाता है? प्रयोग की जाने वाली भाषाएं हैं तीसरी पीढ़ी में प्रयोग की जाने वाली भाषाएं मानी जाती हैं, है ना। अगला क्वेश्चन है, कौन सी विशेषता पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटरों की है? ऑप्शन पहला है ट्रांजिस्टर आधारित प्रोसेसिंग, सेकंड ऑप्शन है इंटरनेट कनेक्टिविटी, थर्ड ऑप्शन है एक्सपर्ट सिस्टम और NLP एंड लास्ट ऑप्शन है बैच प्रोसेसिंग। तो पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर की विशेषता कौन सी है? इसका आंसर होगा एक्सपर्ट सिस्टम्स और NLP। क्या होगा? एक्सपर्ट सिस्टम्स और NLP, है ना। तो जो NLP इसका तो पहले तो अपन को फुल फॉर्म याद रखना है। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। क्या है इसका फुल फॉर्म? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, है ना। तो इसका फुल फॉर्म हो गया। अब देखो, जो पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर होते हैं तो जो इसमें जो कंप्यूटर है उसमें मानव जैसी सोच और समझ विकसित करने की दिशा में काम कर रहे हैं ना, है ना। और जिनमें एक्सपर्ट सिस्टम और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग मुख्य तकनीकें हैं। तो आपको ये दोनों चीज़ें याद रखनी हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी तकनीक ने चौथी पीढ़ी में कंप्यूटरों की मेमोरी क्षमताओं को क्रांतिकारी रूप से बढ़ाया? ऑप्शन पहला है वैक्यूम ट्यूब, दूसरा ऑप्शन है IC, तीसरा ऑप्शन है VLSI एंड लास्ट ऑप्शन है ट्रांजिस्टर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा VLSI। क्या होगा? VLSI। इसका फुल फॉर्म क्या है? वेरी लार्ज स्केल, एक सेकेंड,
इंटीग्रेशन, है ना। तो आपको इसका फुल फॉर्म याद रखना है। तो VLSI का फुल फॉर्म क्या है? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, है ना। और जो VLSI है ये तकनीक से हजारों ट्रांजिस्टर एक ही चिप में समाहित किए जाते हैं, है ना। तो जो एक चिप होती है इसमें हजारों ट्रांजिस्टर एक ही चिप में समाहित कर दिए जाते हैं, जिससे मेमोरी और प्रोसेसिंग दोनों में भारी सुधार होता है। तो आपको ये भी याद रखना है। पहले तो इसका फुल फॉर्म ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अपने आप में, क्योंकि पेपर में बहुत ज़्यादा फुल फॉर्म पूछे जाते हैं। जो कंप्यूटर का पेपर मतलब जो कंप्यूटर पोर्शन होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा ही फुल फॉर्म पूछे जाते हैं। तो अपन को फुल फॉर्म भी याद रखने हैं और उसके बारे में थोड़ा थोड़ा सा और अपन ज़्यादा देखते जाएंगे, जिससे अपना सारा ही कवर होता जाए, है ना। अगला क्वेश्चन है, किस पीढ़ी में समय साझाकरण प्रणाली की शुरुआत हुई? ऑप्शन पहला है पहली पीढ़ी, दूसरा ऑप्शन है दूसरी पीढ़ी, तीसरा ऑप्शन है तीसरी पीढ़ी एंड लास्ट ऑप्शन है चौथी पीढ़ी। तो बताइए जो टाइम शेयरिंग सिस्टम है वो कौन सी पीढ़ी में शुरू हुआ? तो टाइम शेयरिंग तीसरी पीढ़ी में शुरू हुआ। कब हुआ? तीसरी पीढ़ी में शुरू हुआ। तो देखो, अब पहली चीज़ तो अपन ने ये देख ली कि जो तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर होते हैं उनमें टाइम शेयरिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता है। पहली चीज़ तो अपनी ये हो गई। और दूसरा इसका ये भी फ़ायदा है कि जो टाइम शेयरिंग सिस्टम होता है इससे कई यूज़र्स एक ही कंप्यूटर को एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कुछ ऐसे होते हैं ना कि एक कंप्यूटर को एक ही इंसान यूज़ कर सकता है, तो इसमें ऐसा नहीं है। इसमें मतलब कई यूज़र्स एक ही कंप्यूटर को एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अपन को इसमें ये भी याद रखना है ना। अगला क्वेश्चन है, LISP और प्रोलॉग जैसी भाषाएं किस पीढ़ी से जुड़ी हैं? ऑप्शन पहला है दूसरी पीढ़ी, दूसरा ऑप्शन है तीसरी पीढ़ी, तीसरा ऑप्शन है चौथी पीढ़ी एंड लास्ट ऑप्शन है पांचवी पीढ़ी। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा पांचवी पीढ़ी, है ना। तो जो LISP और प्रोलॉग भाषाएं हैं वो पांचवी पीढ़ी से जुड़ी हुई है। अपना आंसर ये हो जाएगा, है ना। तो अपन थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो LISP और प्रोलॉग जैसी लैंग्वेज हैं तो वो AI डेवलपमेंट में प्रयुक्त होती हैं। किसमें? AI डेवलपमेंट में प्रयोग होती है। और जो पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर हैं तो इनकी ये भाषा मानी जाती है ना। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं कि जो पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर होते हैं तो उनमें कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो अपन को याद रखना है LISP और प्रोलॉग लैंग्वेज, है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी विशेषता पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों की है? ऑप्शन पहला है पैरेलल प्रोसेसिंग, दूसरा ऑप्शन है पोर्टेबल सिस्टम, तीसरा ऑप्शन है बहुत अधिक गर्मी और आकार एंड लास्ट ऑप्शन है AI आधारित सॉफ्टवेयर। तो बताइए जो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर होते हैं तो उनकी विशेषता कौन सी है? तो देखो, जो पहली पीढ़ी का कंप्यूटर है तो अपन ने जो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर हैं वो फर्स्ट क्वेश्चन में ही अपन ने इसको देखा था। तो जिसने पहली वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन देखा होगा उस पर ये ज़रूर बन जाएगा। तो बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्योंकि जो कंप्यूटर की जो अपन ने पहली वीडियो करी थी तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ही इसी पे था और मैंने आपको सब कुछ उसमें बता दिया था कि इसमें क्या है, इसका आकार कैसा होता है ना। तो उस पर बन जाएगा जिसने वो फर्स्ट वीडियो देखी होगी। तो बताइए। तो देखो, जो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर होते हैं उनमें अपन ने पैरेलल प्रोसेसिंग की तो चर्चा की नहीं, पोर्टेबल सिस्टम ऐसा भी कुछ नहीं था उसमें, AI आधारित ये तो बिल्कुल भी नहीं था। अब बचा क्या? बहुत अधिक गर्मी और आकार, है ना। तो अपन ने देखा था कि जो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर होते थे तो उनका आकार कैसा होता था? उनका आकार बड़ा होता था और ये अधिक गर्मी पैदा करती थी, अधिक हीट पैदा करते थे। और जो इनमें हीट उत्पन्न होती थी तो उनको ठंडा करने के लिए क्या किया जाता था? उनमें विशेष प्रकार के पंखे लगाए जाते थे जिससे उनकी हीट को कम किया जाए। और ये ज़्यादा यूज़फुल भी नहीं माना गया क्योंकि ये जल्दी ख़राब हो जाते थे।
क्योंकि ज़्यादा गर्म हो गए तो जल्दी ख़राब भी हो गए और इनका टाइम टाइम पे रख रखाव भी करना पड़ता था। और जो जैसे पहले अपन ने देख लिया कि बहुत ज़्यादा आकार में भी बड़ा होते थे, जिससे इसको रखने के लिए भी ज़्यादा जगह चाहिए पड़ती थी, है ना, और ये बिजली की भी ज़्यादा खपत करते थे। तो अपन को इसमें 3 से 4 चीज़ें याद रखनी हैं। अगला क्वेश्चन है, 5वीं पीढ़ी का कंप्यूटर किस अवधारणा पर आधारित है? ऑप्शन पहला है मशीन लैंग्वेज, दूसरा ऑप्शन है डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग, थर्ड ऑप्शन है ज्ञान आधारित सिस्टम या नॉलेज बेस्ड सिस्टम्स, एंड लास्ट ऑप्शन है टाइम शेयरिंग। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा नॉलेज बेस्ड सिस्टम। क्या होगा? ज्ञान आधारित सिस्टम। तो जो 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर हैं वो कैसे हैं? नॉलेज बेस्ड सिस्टम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित होता है, जो मतलब स्वयं निर्णय लेने की क्षमता रखता है। तो अपन को ये भी याद रखना है। इसमें अपन एक और लिख लेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना, तो ये दोनों हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटरों में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच सामंजस्य अधिक परिष्कृत हुआ? ऑप्शन पहला है दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर, दूसरा ऑप्शन है तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर, तीसरा ऑप्शन है चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर, एंड लास्ट ऑप्शन है 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर। तो बताइए कि किस पीढ़ी के कंप्यूटरों में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच सामंजस्य अधिक परिष्कृत हुआ? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखो, जो 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर होते हैं तो उनमें जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का डिज़ाइन होता है वो एआई और ज्ञान आधारित प्रोसेसिंग के लिए अनुकूलित माना जाता है, जिससे जो जटिल समस्याएं या कठिन समस्याएं होता है उनका समाधान संभव हुआ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन है, डिजिटल कंप्यूटरों की शुरुआत किस पीढ़ी से मानी जाती है? ऑप्शन पहला है पहली पीढ़ी के कंप्यूटर, पहली पीढ़ी, दूसरा ऑप्शन है दूसरी पीढ़ी, तीसरा ऑप्शन है तीसरी पीढ़ी, एंड लास्ट ऑप्शन है चौथी पीढ़ी। तो जो डिजिटल कंप्यूटर होते हैं तो उनकी शुरुआत किस पीढ़ी से मानी जाती है? तो इसका आंसर होगा पहली पीढ़ी की। जो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर होते थे तो वो डिजिटल कंप्यूटर के रूप में होते थे। तो अपन इसकी एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। तो डिजिटल कंप्यूटर कौन कौन सा था पहली पीढ़ी का? पहला तो ENIAC हो गया, दूसरा UNIVAC हो गया। ये दोनों ही पहली पीढ़ी के कंप्यूटर थे और कैसे थे? डिजिटल कंप्यूटर माने जाते थे। और एक किस तकनीक पर आधारित कंप्यूटर थे? तो ये वैक्यूम ट्यूब आधारित कंप्यूटर माने जाते थे, है ना। और इनको कौन सी पीढ़ी में विकसित किया गया? तो पहली पीढ़ी में इनको विकसित किया गया। तो आपको ये 2 से 3 चीज़ें इसमें याद रखने को रहेगी। अगला क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर का उपयोग पहली बार किस वर्ष के आसपास कंप्यूटर में हुआ? ऑप्शन पहला है 1946, दूसरा ऑप्शन है 1955, तीसरा ऑप्शन है 1964, एंड लास्ट ऑप्शन है 1971। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर होगा 1955। क्या हो जाएगा? 1955, है ना। तो आपको याद रखना है कि जो ट्रांजिस्टर का उपयोग हुआ था तो वो पहली बार किस वर्ष में शुरू हुआ था? तो वो 1955 में शुरू हुआ था। और कौन सी पीढ़ी में? तो ये दूसरी पीढ़ी में। कौन सी पीढ़ी में? दूसरी पीढ़ी में। तो आपको ये 2 चीज़ें याद रखनी है। पहला तो ये याद रखना है कि 1955 में शुरू किया गया, दूसरा ये याद रखना है कि दूसरी पीढ़ी में शुरू किया गया, है ना। और पहली में कौन सा था? वैक्यूम ट्यूब। तो आपको दोनों चीज़ें याद रखनी को रहेगी। अगला क्वेश्चन है, किस जनरेशन में कंप्यूटरों की
पोर्टेबिलिटी पहली बार संभव हुई? क्या पूछा है, किस जनरेशन में कंप्यूटरों की पोर्टेबिलिटी पहली बार संभव हुई? पोर्टेबिलिटी मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सके जिसको, है ना। ऑप्शन पहला है दूसरा ऑप्शन है तीसरा ऑप्शन है चौथी पीढ़ी एंड लास्ट ऑप्शन है पांचवी पीढ़ी। तो बताइए कि कौन सी पीढ़ी में जो कंप्यूटर होते थे उनकी पोर्टेबिलिटी पहली बार संभव हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर, है ना। तो जो चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर होते थे, पहले तो अपन को ये चीज़ याद रखनी है, माइक्रो प्रोसेसर आधारित कंप्यूटर होते थे। कंप्यूटर कैसे होते थे? छोटे। और कैसे होते थे? सस्ते। और कैसे होते थे? पोर्टेबल, है ना। पोर्टेबल वही जिसको मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से ले जाया जा सके, जैसे कि लैपटॉप हो गया, है ना। तो लैपटॉप एक व्यक्तिगत कंप्यूटर भी माना जाता है ना। तो जो लैपटॉप है तो उसको हम आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है, जैसे बस हो गया, बस में भी हम उसको यूज़ कर सकते हैं। ट्रेन हो गया, ट्रेन में भी ले जाते हैं। तो ये पोर्टेबल वो चीज़ कहलाती है जिसको अपन एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जा सकते हैं। कंप्यूटर को तो अपन नहीं ले जा सकते, उसमें क्या क्या ले जाएंगे? स्क्रीन भी हो गया अपना, है ना, सीपीयू भी हो गया अपना, फिर माउस भी हो गया, कीबोर्ड, तो उसको तो अपन नहीं ले जा सकते ना ऐसे कि नॉर्मली यूज़ करने के लिए ले जाएं। लैपटॉप तो अपन कहीं भी ले जा सकते हैं। तो ये अपना पोर्टेबल हो गया, है ना। तो इसका एग्जाम्पल हो गया जैसे लैपटॉप हो गया, है ना। तो अपन को याद रखना है इसमें कि पोर्टेबल चीज़ें वो कहलाती हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जाया जा सके। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी तकनीक मशीन लर्निंग और एआई के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है? ऑप्शन पहला है VLSI, दूसरा ऑप्शन है IC, तीसरा ऑप्शन है डीप लर्निंग एंड लास्ट ऑप्शन है असेंबली प्रोग्रामिंग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डीप लर्निंग। क्या होगा? डीप लर्निंग। और डीप लर्निंग कैसी तकनीक है? एआई तकनीक। कैसी तकनीक है डीप लर्निंग? एआई तकनीक है। तो अपन को ये भी याद रखना है। इसमें जो बड़े डेटा और न्यूरल नेटवर्क होता है तो उसके आधार पर ये कार्य करती है। और यह कौन सी पीढ़ी में आती है? तो यह पांचवी पीढ़ी की एआई प्रणाली का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। तो आपको ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कंप्यूटर जनरल पर्पस कंप्यूटर की पहली मिसाल है? ऑप्शन पहला है यूनिवैक, दूसरा ऑप्शन है एनिएक, तीसरा ऑप्शन है IBM PC एंड लास्ट ऑप्शन है PDP-11। तो बताइए जो जनरल पर्पस कंप्यूटर होते हैं तो वो कौन से कंप्यूटर पहली मिसाल है उसकी? तो इसका आंसर हो जाएगा एनिएक, है ना। तो जो एनिएक है यह पहला इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस कंप्यूटर था। कैसा? पहला इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस कंप्यूटर था और इसे विभिन्न गणनाओं के इस्तेमाल के लिए किया गया, है ना। अगला क्वेश्चन है, किस पीढ़ी में ऑप्टिकल डिस्क का प्रयोग शुरू हुआ? ऑप्शन पहला है तीसरी पीढ़ी में, दूसरा ऑप्शन है चौथी पीढ़ी में, तीसरा ऑप्शन है पांचवी पीढ़ी में एंड लास्ट ऑप्शन है दूसरी पीढ़ी में। तो क्या पूछा है? ऑप्टिकल डिस्क का प्रयोग। बताइए तो इसका प्रयोग कब हुआ? बताइए। तो इसका आंसर होगा चौथी पीढ़ी में। और इसका सन भी याद रखना रहेगा अपन को। तो इसका 1980 में कब शुरू किया गया था? एक सेकंड, हाँ 1980 में, है ना। तो अपन को सन भी याद रखना है और पीढ़ी भी याद रखना है। चौथी पीढ़ी में शुरू हुआ था और 1980 में, है ना। तो जो
अपन ने ये तो देख लिया कि जो सीडी रोम है तो इसका जो प्रयोग हुआ था वो चौथी पीढ़ी में शुरू हुआ था, है ना। इसमें एक चीज़ और रखनी है कि जो सीडी रोम होता है तो इससे डेटा स्टोरेज की क्षमता में बढ़ोतरी होती है ना। तो अपन को ये भी याद रखना रहेगा इसमें। अगला क्वेश्चन है, एक्सपर्ट सिस्टम किस पीढ़ी का उदाहरण है? ऑप्शन पहला है तीसरी पीढ़ी, दूसरा ऑप्शन है चौथी पीढ़ी, तीसरा ऑप्शन है पांचवी पीढ़ी एंड लास्ट ऑप्शन है दूसरी पीढ़ी। तो जो एक्सपर्ट सिस्टम है वो किस पीढ़ी का उदाहरण है? तो वो पांचवी पीढ़ी का उदाहरण है। जो एक्सपर्ट सिस्टम है वो पांचवी पीढ़ी का उदाहरण है ना। तो जो एक्सपर्ट सिस्टम है ये है क्या, पहले तो ये देख लेते हैं कि जो एक्सपर्ट सिस्टम होता है इसमें एक जो विशेषज्ञ होते हैं ना उनकी तरह निर्णय लेने की क्षमता होती है इनमें, है ना। तो एक्सपर्ट सिस्टम में विशेषज्ञ की तरह निर्णय लेने की क्षमता होती है। एक तो अपना ये हो गया, और यह कैसी प्रणाली है? तो ये AI आधारित प्रणाली है। कैसी प्रणाली है? AI आधारित प्रणाली है। और अपन ने ये भी देख लिया कि यह पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटरों की विशेषता है। तो अपन को ये 2 से 3 चीज़ें इसमें याद रखने को रहेंगी, है ना। अगला क्वेश्चन है, लैंग्वेज ट्रांसलेशन कार्य क्षमता किस पीढ़ी में विकसित हो रही है? ऑप्शन पहला है तीसरी पीढ़ी, दूसरा ऑप्शन है चौथी पीढ़ी, तीसरा ऑप्शन है पांचवी पीढ़ी एंड लास्ट ऑप्शन है दूसरी पीढ़ी। तो जो लैंग्वेज ट्रांसलेशन का कार्य क्षमता है वो किस पीढ़ी में विकसित हो रही है? तो इसका आंसर हो जाएगा पांचवी पीढ़ी। क्या होगा? पांचवी पीढ़ी। तो जो पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर हैं तो उसमें जो भाषा का प्रयोग होता है वो कौन सी है? NLP। कौन सी है? NLP। इसका फुल फॉर्म क्या है? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। क्या है इसका फुल फॉर्म? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, है ना। तो इस भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो जो NLP भाषा है तो इसका प्रयोग कर जो अनुवाद होता है और संवाद होता है तो उसको संभव बनाने, उसमें संभव बना रहे हैं। अपन को ये भी याद रखना है क्या क्या, कि पहला तो देखना है पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर की जो लैंग्वेज होती है वो कौन सी है? NLP है ना। दूसरा चीज़ ये याद रखना है कि जो NLP लैंग्वेज है तो इसका प्रयोग कर अनुवाद और संवाद को संभव बना रहे हैं, जैसे कि गूगल ट्रांसलेट। तो अब जैसे पेपर में आ गया कि जो गूगल ट्रांसलेट है वो किस पीढ़ी का उदाहरण है? अपन को लिखना है पांचवी पीढ़ी का, है ना। तो गूगल ट्रांसलेट भी आपको पेपर में पूछा जा सकता है, तो आपको ये भी याद रखना रहेगा। अगला क्वेश्चन है, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य प्रोसेसर कौन सा था? ऑप्शन पहला है इंटेल 8080, दूसरा है इंटेल 4004, दूसरा है तीसरा ऑप्शन है IBM 7090 एंड लास्ट ऑप्शन है मोटोरोला 68000। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो बताइए, तो इसका आंसर हो जाएगा इंटेल 4004। क्या होगा? इंटेल 4004। तो इंटेल 4004 है, ये कौन सा था? तो ये पहला माइक्रो प्रोसेसर था, है ना। तो अपन ने इसमें 2 चीज़ तो अपन को यही मिल गई कि जो इंटेल 4004 है यह पहला माइक्रो प्रोसेसर था। कौन सी पीढ़ी का प्रोसेसर था? तो चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर का प्रोसेसर था। और लॉन्च कब हुआ था? ये भी याद रखना रहेगा अपन को। कब हुआ था? 1971 में यह लॉन्च हुआ था, है ना। और इसके बाद जो इंटेल 8080 है वो हाँ, अपन ये देख रहे थे इंटेल 4004, है ना। तो इसको लॉन्च कब किया गया था? 1971 में किया गया था। इंटेल 4004 पहला माइक्रो प्रोसेसर था। आपको ये भी याद रखना है कौन सी पीढ़ी में था? चौथी पीढ़ी के, है ना। तो आपको ये 2 से 3 चीज़ याद रखने को रहेंगी। अगला क्वेश्चन है, किस पीढ़ी में कंप्यूटरों में ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का आगमन हुआ? ऑप्शन पहला है दूसरी पीढ़ी, दूसरा ऑप्शन है तीसरी पीढ़ी, तीसरा ऑप्शन है चौथी पीढ़ी एंड लास्ट ऑप्शन है पांचवी पीढ़ी। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा?
इसका आंसर हो जाएगा चौथी पीढ़ी। तो जो चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर होते थे तो उनमें ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का आगमन हुआ, है ना। तो इसमें देख लेते हैं कि जो चौथी पीढ़ी में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ और मैकिन्टोश जैसे GUI आधारित सिस्टम आए, जिससे यूज़र अनुभव बेहतर हुआ और जो कंप्यूटर का उपयोग हो गया वो अधिक सरल बन गया, है ना। तो अपन को इसमें क्या चीज़ें रखनी है, एक तो पहली चीज़ तो ये याद रखनी है कि जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस GUI का आगमन हुआ वो कौन सी पीढ़ी में और चौथी पीढ़ी में हुआ, है ना। चौथी पीढ़ी में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ और मैकिन्टोश जैसे GUI आधारित सिस्टम आए। तो अपन को ये भी देखना है कि जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस हैं तो वो कौन कौन से सिस्टम है ना। तो पहला तो होगा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ हो गया, दूसरा हो गया मैकिन्टोश। तो अपन को ये दोनों याद रखना है। इससे जो यूज़र अनुभव है, जो यूज़र एक्सपीरियंस है वो और बेहतर हो गया, है ना। तो आपको इसमें ये भी चीज़ याद रखने को रहेगी। और जो कंप्यूटर का उपयोग है वो अधिक सरल बन गया, है ना। तो इसमें 4 से 5 चीज़ें आपको याद रखने को रहेगी। अगला क्वेश्चन है, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर किस तकनीक का प्रयोग करते थे। ऑप्शन पहला है ट्रांजिस्टर, दूसरा ऑप्शन है माइक्रो प्रोसेसर, तीसरा ऑप्शन है इंटीग्रेटेड सर्किट एंड लास्ट ऑप्शन है वैक्यूम ट्यूब। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्या पूछा है, तीसरी पीढ़ी के, है ना। तो देखो अपन पहले और ऑप्शंस देख लेते हैं, पर अपने आप आंसर निकल आएगा इसका। जो वैक्यूम ट्यूब है वो तो पहली पीढ़ी का हो गया, जो ट्रांजिस्टर हैं वो दूसरी पीढ़ी का हो गया। अब बचा माइक्रो प्रोसेसर और इंटीग्रेटेड सर्किट, है ना। तो अपन ने क्या पूछा है, तीसरी पीढ़ी का। तो जो माइक्रो प्रोसेसर है वो चौथी पीढ़ी का हो गया। अब बचा कौन, आईसी। तो अपना आईसी हो गया तीसरी पीढ़ी का, है ना। तो अपना निकल आए। तो आपको ये 4 ऑप्शंस भी क्लियर हो गए होंगे। तो वैक्यूम ट्यूब पहली पीढ़ी का था, ट्रांजिस्टर दूसरी पीढ़ी में, और माइक्रो प्रोसेसर चौथी में, और इंटीग्रेटेड सर्किट तीसरी पीढ़ी में। तो आपको आई होप ये आपको चारों ही ऑप्शन समझ में आ गए होंगे, है ना। तो देखो पहले तो अपन ने ये चीज़ देख ली कि जो तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर होते थे उनमें आईसी का प्रयोग किया जाता था, है ना। और जो तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर होते थे वो अधिक मतलब छोटे होते थे, तेज होते थे, और कैसे होते थे, विश्वसनीय होते थे, है ना। और ये पहली बार मिनी कंप्यूटर के रूप में भी आए, आपको ये भी याद रखना रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर पूरी तरह से एआई पर आधारित है। ऑप्शन पहला है IBM वॉटसन, दूसरा ऑप्शन है IBM 360, तीसरा ऑप्शन है ENIAC एंड लास्ट ऑप्शन है यूनिवैक। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा IBM वॉटसन। क्या हो जाएगा, IBM वॉटसन। अगला क्वेश्चन है, किस पीढ़ी के कंप्यूटरों को इंटेलिजेंट कंप्यूटर माना जाता है। ऑप्शन पहला है पहली पीढ़ी के, दूसरा ऑप्शन है तीसरी पीढ़ी के, तीसरा ऑप्शन है चौथी पीढ़ी के, एंड लास्ट ऑप्शन है पांचवी पीढ़ी की। तो क्या पूछा है कि किस पीढ़ी के कंप्यूटरों को इंटेलिजेंट कंप्यूटर माना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर। तो जो पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर होते थे तो उनको इंटेलिजेंट कंप्यूटर के रूप में माना जाता है। और जो पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर होते हैं वो कैसे होते हैं, तो एआई तकनीकों के साथ इंटेलिजेंट सिस्टम का विकास किया गया इनमें, है ना, जो सोचने, सीखने और निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। तो आपको ये भी याद रखना रहेगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी भाषा विशेष रूप से एआई के लिए डिज़ाइन की गई है। ऑप्शन पहला है सी लैंग्वेज, दूसरा ऑप्शन है जावा लैंग्वेज, तीसरा ऑप्शन है प्रोलॉग लैंग्वेज एंड लास्ट ऑप्शन है पास्कल लैंग्वेज। तो बताइए कि जो ऐसी कौन सी लैंग्वेज है जो एआई के लिए डिज़ाइन की गई है। तो इसका आंसर क्या हो जाए, इसका आंसर होगा प्रोलॉग, है ना। तो जो प्रोलॉग लैंग्वेज है यह एक ऐसी लैंग्वेज है, यह एक लॉजिक बेस्ड प्रोग्रामिंग भाषा है। कैसी है,
लॉजिक बेस्ड प्रोग्रामिंग भाषा है। इसे एक्सपर्ट सिस्टम और एआई के अनुप्रयोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है ना। और इनका प्रयोग ज्ञान आधारित सिस्टम में होता है। आपको ये चीज़ भी याद रखनी रहेगी। अगला क्वेश्चन है, कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर सर्वाधिक ऊर्जा कुशल हैं? ऑप्शन पहला है पहली पीढ़ी के कंप्यूटर, दूसरा ऑप्शन है दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर, तीसरा ऑप्शन है चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर एंड लास्ट ऑप्शन है पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर, है ना। अगला क्वेश्चन है, किस पीढ़ी में कंप्यूटरों ने स्वचालित अनुवाद की दिशा में कदम बढ़ाया? ऑप्शन पहला है तीसरी पीढ़ी, दूसरा ऑप्शन है चौथी पीढ़ी, तीसरा ऑप्शन है पांचवी पीढ़ी एंड लास्ट ऑप्शन है दूसरी पीढ़ी। तो बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा पांचवी पीढ़ी। क्या हो जाएगा? पांचवी पीढ़ी, है ना। तो जो पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर होते हैं तो उनमें एआई और एनएलपी तकनीकों के कारण जो पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर हैं उनमें विभिन्न भाषाओं का स्वचालित अनुवाद कर सकते हैं। जैसे गूगल हो गया, है ना, सॉरी गूगल ट्रांसलेट, है ना, गूगल ट्रांसलेट हो गया, अपना चैटबॉट्स हो गया, है ना। यहाँ लिख देती हूँ मैं, यहाँ नहीं बन रहा है। तो अपना को ये दोनों चीज़ें याद रखनी है ना। अगला क्वेश्चन है, चौथी पीढ़ी में पहली बार पर्सनल कंप्यूटर किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो देखो क्वेश्चन में आप मतलब पूरा ना देकर आपको सिर्फ पीसी दे देंगे, तो आपको पीसी का फुल फॉर्म याद रखना ही पड़ेगा। तो पीसी का फुल फॉर्म क्या है? पर्सनल कंप्यूटर, क्योंकि पेपर में कभी कभी भी ये फुल फॉर्म नहीं देकर आपको शॉर्ट फॉर्म दे देते हैं, है ना। तो ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन हो गया इंटेल, दूसरा ऑप्शन हो गया एप्पल, तीसरा ऑप्शन हो गया IBM एंड लास्ट ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट। तो इसका आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा IBM। तो जो पहला पर्सनल कंप्यूटर है तो वो किसके द्वारा प्रस्तुत हुआ? IBM के द्वारा। और कब हुआ? तो ये भी अपन देख लेते हैं 1981 में, है ना। तो IBM के द्वारा 1981 में पहला पर्सनल कंप्यूटर पेश किया, जो कैसा मतलब किस तकनीक पर आधारित था? माइक्रो प्रोसेसर पर आधारित था। आपको ये भी याद रखना है। और पीढ़ी तो अपन ने देख ही ली, तो चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर वैसे भी आपको पता ही है कि जो माइक्रो प्रोसेसर है उस पर आधारित कंप्यूटर माने जाते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन है, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में किस मेमोरी डिवाइस का प्रयोग हुआ था? ऑप्शन पहला है मैग्नेटिक ड्रम, दूसरा ऑप्शन है सेमीकंडक्टर, तीसरा ऑप्शन है हार्ड डिस्क एंड लास्ट ऑप्शन है पंच कार्ड्स। तो जो दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर होते हैं उसमें जो मेमोरी डिवाइस होता है तो वो कौन सी मेमोरी डिवाइस का प्रयोग हुआ है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा मैग्नेटिक ड्रम। क्या होगा? मैग्नेटिक ड्रम। तो जो दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर होते हैं तो उनमें जो डेटा संग्रह होता है तो डेटा संग्रहण करने के लिए मैग्नेटिक ड्रम और टेप का प्रयोग किया जाता है, जो वैक्यूम ट्यूब की तुलना में अधिक विश्वसनीय था, है ना। अगला क्वेश्चन है, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में मल्टीटास्किंग और मल्टी प्रोसेसिंग किस तकनीक से संभव हुआ? ऑप्शन पहला है वैक्यूम ट्यूब, दूसरा ऑप्शन है IC, तीसरा ऑप्शन है माइक्रो प्रोसेसर एंड लास्ट ऑप्शन है ट्रांजिस्टर।
तो बताइए जो चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर होते हैं, जो उनमें मल्टीटास्किंग और मल्टी प्रोसेसिंग तकनीक है वो मल्टी प्रोसेसिंग है वो किस तकनीक से संभव हुआ है? बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा माइक्रो प्रोसेसर। क्या हो जाएगा? माइक्रो प्रोसेसर। तो ये अपन बार बार देखते आ रहे हैं कि जो चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर होते हैं वो किस तकनीक पर आधारित है? माइक्रो प्रोसेसर। तो आपको जहाँ भी चौथी पीढ़ी देखिए आपका आंसर होगा माइक्रो प्रोसेसर। और अगर पहली पीढ़ी का पूछे तो वैक्यूम ट्यूब, दूसरी पीढ़ी का पूछे तो अपन को ट्रांजिस्टर लगाना है ना, और तीसरी पीढ़ी का पूछे तो अपन को आईसी लगाना है। तो आपको ये चारों याद रखने पड़ेंगे, है ना। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आपका जितना लाइक मिलेगा, जितने कमेंट मिलेंगे, उससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और ऐसे ही मज़ेदार वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो आज भी हमारे जो कंप्यूटर के जो पीढ़ी वाले पोर्शन था तो वो कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। तो हमारे 2 लेक्चर हमने करवा दिए हैं। पहले में हमने 30 क्वेश्चन करवाए थे, दूसरे में हमने 60 क्वेश्चन कवर करवा दिए। तो आगे भी आपकी इसी की क्लास चलती रहेगी, शायद 1 या 2 क्लास में शायद कवर हो जाए। तो आपको देखते रहना है, आपको बीच में नहीं छोड़ना है ना। तो अगर फ्रेंड्स आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और जिसने भी अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिल जाएगी, तो वहाँ से आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे ऐसी ही मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।